everyone, and welcome to Fifth Veda. I am Janvi Agarwal from the School of Media and Communication, and I will be your host for the evening. Before we begin with our event today, to commemorate the death anniversary week of late Lata Mangeshkar ji, I request everyone to rise and maintain a 1 minute silence, please. Thank you. And now, moving on to our event for the evening, Fifth Veda. For our esteemed guests, team, for connecting us with the best of masters of various creative and performing arts on these Fifth Veda workshops, and enlightening us with beautiful golden moments of precious learning we may not get again. The motive of Fifth Veda is to nurture and expose our students to different creative. Students are introduced to many forms of art that has immensely helped their creativity and enhanced their knowledge. The art of this week is singing and composition, and the master of today's session is Mr. Himesh Shomya. On behalf of Whistling International, I would like to welcome you to our institution, sir. Before we invite our guest on stage, I would like to call upon the students of the music school at Whistling Woods International for a lovely performance to welcome our guests. Can we have a round of applause? So today evening we are going to perform some of your favorite compositions that we really like. I hope you like our I would now like to request the team to play the AV on music and our esteemed guest. So now you understand the meaning of superstar?
सुपरस्टार वो होता है जो दिलों को हिला दे, और मैं देख रहा हूं कि आप सब बच्चों के दिलों को हिला दिया, और इसकी प्रेजेंस ने ज्यादा हिला दिया आप। क्या हो तुम यार? डायरेक्टर हो, राइटर हो, लिरिक्स राइटर हो, एक्टर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, सिंगर हो, शोमैन हो, परफॉर्मर हो, सातों गुण हैं। सर क्या है ना, अभी न्यू कमर हूँ एक्चुअली, क्योंकि अभी कुछ करना है और बहुत चीज़ें दिमाग में है और बहुत और करना है। अगर सबकी बिकॉज अपना काम तो दुआओं से ही चलता है, तो वो दुआएं रही तो कुछ हो जाएगा। बाकी तो माँ बाप का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, और मेहनत कर रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। और क्या, भगवान है। ये तो हम सब कहते हैं। नहीं, बट रियली मेरा वही है, क्योंकि ये भी वही कहते हैं जो सब कहते हैं। मुझे मालूम ही नहीं है कि कैसे क्या जो भी चीजें हो गई, इतने गाने हो गए, इतनी जर्नी हो गई। तो अगर मैं कहूँ सबका प्यार है, आपका प्यार है, ईश्वर की दया है, उसका दया है, उसका, तो मेरा क्या है इसमें? तो मेरा बहुत कुछ है उनमें। बट सर एक्चुअली नहीं है, बिकॉज मैंने सोचा ही नहीं था। बस मैंने अपने आप से जो 2-3 सवाल किए कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, बिकॉज मैं फिल्मों का बहुत बड़ा फैन था, म्यूजिक का बहुत बड़ा फैन था, और जो अच्छा लगा तो बस, बाकी डैडी ने म्यूजिक सिखा दिया, और कुछ ना कुछ होता गया। सलमान भाई ने ब्रेक दे दिया तो वो गाने चल गए, बाकी आप लोगों का सबका साथ मिला। तो सच्चाई तो यही है, बिकॉज कितना भी कोई उसको एनालाइज करे, सच्चाई ये है कि कोई गुड विशेस होती है जो इंसान को दुआओं में मिल जाती है और हो जाता है ये सब, बिकॉज अदरवाइज कैसे हो सकता है इतना। अगर मैं एक सवाल पूछूं हिमेश 2 बंदे हैं, एक हिमेश है, एक हिमेश रेशमैया, 2 बंदे हो गए। पर्सन यू सॉ हिमेश रेशमैया, नो ही इज हिमेश, इज माय ब्रदर, माय फ्रेंड, बहुत पुराना जानते हैं एक दूसरे को हम। हिमेश रेशमैया के बारे में क्या समझता है? हाउ ही वुड डिफाइन हिमेश रेशमैया? You want to know? ये तो बहुत अलग सवाल है, मुझे किसी ने पूछा ही नहीं ये बात एक्चुअली। हम वही पूछेंगे जो किसी ने नहीं पूछा। मैं ये भी है, बिकॉज मैं ये देखता हूं कि ये चाहता क्या है यार एक्चुअली, बिकॉज एज अ कंपोजर मैं कुछ ना कुछ अलग करना चाहता था। तो जब बहुत जब जमाना आया तो मैंने तेरे नाम किया, और जब हुक्का बार करने के बाद मैंने प्रेम रतन किया। और सिंगिंग में भी मुझे एक जो जोन था वो कहीं ना कहीं जो नेजल सिंगिंग का था उस पर कॉन्फिडेंस था। तो कहीं ना कहीं जब हिमेश द ह्यूमन बीइंग, हिमेश द सेलिब्रिटी को अगर जज करता है तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव किस्म का आदमी है हिमेश रेशमिया, कि वो जैसे मैंने सिंगिंग में डेब्यू कभी अपना नहीं किया कोई भी ऐसे जोन में जहां पर वो नेजल सिंगिंग ना हो। अदरवाइज यूजुअली बहुत सारे, क्योंकि हम लोग म्यूजिक सिटिंग्स करते थे तो सारे प्रोड्यूसर्स ने हमेशा कहा कि व्हाई डोंट यू सिंग वन सॉन्ग, बट मेरा ये था कि मुझे वो जोन तभी करना है जब कन्वेंशनल सिंगिंग का दौर अनकन्वेंशनल सिंगिंग के लिए बदल रहा है। तो ऑडियंस प्रिपेयर्ड थी जब आशिक बनाया आया एज अ सिंगर, विच आई न्यू। अगर मैं तेरे नाम के जमाने में आशिक बनाया करता तो नहीं चलता। तो वो कैलकुलेशन थी। तो कभी कभी मुझे लगता है कि इतनी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन
अगर आपका माइंड में सवाल क्लियर है कि आपको पहुंचना कहाँ है, तो आपको उसका आंसर खुद मिल जाता है। तो वो चीज़ अच्छी भी है और नहीं भी अच्छी है, बट मेरे साथ मैंने ऐसे ही प्लान किया है कभी। तो वो आई डोंट नो अच्छा, क्योंकि कितनी बार मैं दूसरों की जब जर्नी सुनता हूँ जो ऑलवेज बहुत इंस्पायरिंग होती है, तो मुझे ऑलवेज ये लगता है कि इतनी कैलकुलेशन कभी कभी अच्छी नहीं होती है। बट मेरे लिए यही मुझे लगता है कि बिकॉज देर इज देर यू नो, आपको कहाँ पहुँचना है वो क्लैरिटी अगर माइंड में हो तो आप अपना स्टेप उसी तरीके से लेते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कौन से एरा में, क्योंकि हर चीज अपनी जोन में बहुत अच्छी होती है लेकिन उसका एक टाइम होता है, और वो टाइम पे यू हैव टू यू नो वो प्रोडक्ट लाना चाहिए। ये मेरा ऑलवेज ये रहा है कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ इट इज नॉट कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बिकॉज अभी भी कितने गाने आते होंगे कितने नए लोगों के जो बहुत अच्छे होंगे लेकिन वो नहीं चलते बिकॉज दे आर समवेयर नॉट इन सिंक विद द एरा। दैट्स द ओनली थिंग। सो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलता। बट अगर आदमी की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अगर किसी की कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, मुझे अप्रिसिएशन अपने दोस्तों से मिल गया है या अपने कुछ फैंस से मिल गया है, तो देन फाइन। सो आपका अपना, आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, आपका आंसर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो ये मैं जो साइड देखता हूँ हिमेश रेशमिया सेलिब्रिटी का इतना सोच कर करने का, वो हिमेश द ह्यूमन बीइंग को लगता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अब है। हर इंसान में, हर कलाकार में एक दिल होता है और एक दिमाग होता है, और इन दोनों का साथ साथ चलना बहुत जरूरी होता है। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, कला है, वो दिल से आती है, आत्मा से आती है, और जो दिमाग है उसको उसके क्राफ्ट को समझता है, उसकी मार्केट को समझता है, उसके सुनने वालों को, उनकी पहचान को समझता है। तो दिमाग जो है वो हमेशा क्राफ्ट ही बात सोचेगा, प्रैक्टिकली बात सोचेगा, और दिल तो कहीं भी उड़ेगा। ये तो दिल है जी, दिल तो बच्चा है जी। हाँ है। तो आपका, मैं देखता हूँ आपके गानों में, हालांकि you try to compete the best of excellence in craft also, because जब भी मैंने आपके साथ म्यूजिक सेशन किए हैं, 2 फिल्में बनाई हमने साथ में, एतराज और 36 चाइनाटाउन, तो उनके सेशन में जब देखता था मैं, तो मैं जब उनके म्यूजिक सेशन में जाता था तो ये पहले म्यूजिक कंपोजर लगे जो कि मुझे गाना सुनाने से पहले, मैं जब हॉल में पहुंचा, उनके घर पहुंचा, तो कुछ 15 म्यूजिशियन थे साथ में, और कभी ऐसा हुआ नहीं था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी हो या रहमान हो या कुछ, कि वो सिर्फ अपना बाजा तबला लेके बैठे थे और ट्यून सुनाते थे। लेकिन मैंने देखा कि 15-20 म्यूजिशियन की क्या जरूरत है, जबकि गाना में सुनना है और हम दोनों ने डिसाइड करना है कि इसको कैसे आगे लिया जाए। लेकिन फिर 2-3 मीटिंग के बाद मुझे बात समझ आई कि आप जब उस म्यूजिशियन, बेस म्यूजिशियन के साथ भी रिहर्सल चल रही है, मैं इससे मेकिंग, इट्स नॉट ए स्टेज परफॉर्मेंस, कि जब आप गाते थे तो मुझे लगता था एक बच्चा गा रहा है, जब गाना सुनाता था मुझे तो लगता था एक आत्मा गा रही है, और ये सब क्राफ्टी में बैठे हुए हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में आया कि एक प्रोड्यूसर आया है सुभाष घई, उसको बेचना भी है, कहीं उसको अकल ना हो तो कम से कम ये तो समझे कि इसमें ऑर्केस्ट्रा भी है। तो मैं समझ गया उस बात को। लेकिन वो जो पैशन था म्यूजिशियंस का भी, लेकिन मैंने कभी आपको ये नहीं देखा कि म्यूजिशियंस ओवरटुक यू, यू आर ऑलवेज देयर। आधा पागल है वैसे ही है, और वो पागलपंती ही जो है वो आपका दिल है, वो आपकी आत्मा है। ये जितनी भी शोमैनशिप है, जितनी भी डेकोरेशन है, जो ऑर्नामेंटल हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये जरूरी है, कपड़े पहनने भी जरूरी है अच्छे, लेकिन दिल से जो आपके कंपोजिशन निकली है और फिर उसको जब उसने गाया है, वो तो तबाही है। सर मुझे ऑलवेज जब एज अ कंपोजर, जब जिस एरा में मैं आया, तो मुझे ये था कि हाउ डू आई एंटर विथ सक्सेस। तो मेरे
हर इंसान अपने मम्मी डैडी के लिए, अपने फैमिली के लिए वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंड मेक देम प्राउड। तो मेरे लिए ये था कि मैं 300 गाने लेकर ही आया था और मैंने अपने लॉट्स बना लिए थे कि ये गाने ओके, ऐसी एक हॉन्टिंग फिल्म में जाएंगे तो ऐतराज़ के लिए ऐसे गाने होने चाहिए। अगर एक बहुत ही दुखी आदमी हो, उसकी कहानी हो, तो तेरे नाम के गाने होने चाहिए। क्योंकि फिल्में देखी थी और फिल्मों में हमें नए सिचुएशंस नहीं मिलते थे और कहीं ना कहीं मुझे ऑलवेज ये लगा कि वो गाने अगर मेरे रेडी हैं और सिचुएशन पे, जो बहुत ही सेल्फिश बात है एक कंपोजर के लिए कि वो सिचुएशन का ध्यान नहीं रखता है। तो मैंने कुछ चीज़ों में रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि मेरे लिए ये था कि अगर मैं सिचुएशन के लिए ही अगर म्यूज़िक बनाता रहूँगा तो कहीं ना कहीं वो फिल्मों को बहुत फ़ायदा दे जाएगा, लेकिन मेरा पर्सनल आई विल जस्ट बी वन ऑफ देम टू सपोर्ट दैट फिल्म। और मेरा वो इरादा था ही नहीं, क्योंकि मैं पहले जब आया तो मैं एज ए सीरियल प्रोड्यूसर इसीलिए आया कि मैं उन फिल्मों में ज़्यादा म्यूज़िक दूँ जहाँ पर म्यूज़िक स्टैंड अलोन में याद रहे। अदरवाइज इट वुड, तो वो तरीका थोड़ा सा गलत था। बट आई यूज्ड टू टेल दिस टू माय प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स पहले ही कि भाई आपको अगर ये चाहिए तो ये 5-6 गाने साथ में ये आपको फिल्म में फिट कर लो, और वो फिट करके वो गाने अगर चलेंगे तो मेरे दिल में ऑलवेज ये था कि इट विल बेनिफिट मी मोर देन जस्ट मेकिंग इट फॉर द सिचुएशंस। बिकॉज मैंने कुछ कंपोजर्स को पहले देख लिया था कि दे हैड मेड सच फैंटास्टिक म्यूजिक, बट एक सक्सेस की जो जर्नी होती है उनको उनका ड्यू शायद नहीं मिला। बिकॉज कहीं ना कहीं उन फिल्मों में वो एक्टर्स का, वो प्रोड्यूसर्स का, वो डायरेक्टर्स का, वो शूट का, वो मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा हाथ था। तो इसलिए जैसे मैं ऑलवेज ये समझता हूँ कि जैसे सलमान भाई की जो फिल्में हैं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तेरे नाम हो या जुम्मे की रात हो, ये सब गाने सलमान खान कैरी कर रहा है। मैं म्यूजिक देता तो भी सुपरहिट होता, कोई और देता तो भी सुपरहिट होता। ये मैं फर्स्ट डे से जानता था, समझता था, क्योंकि वो अच्छा, क्योंकि ही कैन कैरी एनीथिंग, इज अ सुपरस्टार। तो मेरे लिए ये था कि जो फिल्में, जो प्रोड्यूसर्स, जो डायरेक्टर्स बिल्कुल माने लोग अगर उन बहुत छोटी फिल्में हैं या उनका बहुत बड़ा कोई वजूद नहीं है, उस फिल्मों में म्यूजिक दूंगा तो मेरी पहचान बनेगी, जैसे आशिक बनाया आपने और अवार्ड भी उसी पे मिले। तो वो मेरा पहले से दिल में था। बिकॉज कहीं ना कहीं एक था कि अगर मैं अकेला आता हूँ, अगर हीरो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मार्केटिंग बिल्कुल खराब है, पिक्चर बहुत ही छोटी है, शायद बराबर थिएटर में लगे भी नहीं, तो क्या म्यूजिक हिट हो सकता है? तो फिर मैं अपने आप को उसमें बहुत चैलेंज करता था। तो मेरे लिए ये हमेशा होता था कि यार ऐसी फिल्मों में ज़बरदस्त म्यूजिक अगर मैं देता हूं तो मैं अपना टेस्ट ऑलवेज करता था। या तो फिर तो हीरो है, हीरो तो सुपरस्टार है, वो तो कोई भी म्यूजिक चला लेगा, डायरेक्टर है कमाल चला लेगा, प्रोड्यूसर है, तो वो फिर आपका क्या है? नॉट दैट जो अच्छा म्यूजिक देते हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स या एक्टर्स के लिए वो कोई कम है, तो बहुत मेहनत करते हैं वो और उनका बहुत बड़ा रोल होता है, बट देन ही इज जस्ट वन मेजर टीम मेंबर, ही इज नॉट द ओनली वन। मेरे लिए ये था कि कोई ना हो तो भी क्या वो म्यूजिक स्टैंड अलोन चल सकता है, ये मेरे दिमाग में ऑलवेज था और वो मैंने ट्राई किया और वो लकीली चल गया। तो एक अलग तरीके से सोच थी, राइट रॉन्ग मैं जानता नहीं था, बट आई वॉज ऑलवेज, आई न्यू वेयर आई वॉन्टेड टू रीच। सो मुझे ऑलवेज यही लगता है कि जैसे क्योंकि आज हम जैसे इंडियन आइडल में भी बच्चों को या जो भी यंगस्टर्स हैं कभी भी आते हैं इंडस्ट्री में, वो उनके लिए मैं ऑलवेज मुझे लगता है कि वो रास्ता, वो अगर उन्हें पता हो कि भाई ये बेस्ट काम तो करना है, मेहनत तो करनी है, अच्छा काम करना है, वो तो गिवन है, वो तो कंपलसरी ब्लाइंड है, बट उसके अलावा वो जानना भी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें कहाँ पहुँचना है, और कहाँ पहुँचना है तो जर्नी सामने दिख जाएगी, क्योंकि कुछ स्टेप्स आप फिर नहीं ले सकते हो। See, he has been a unique personality in the music industry of Hindi cinema or Hindi albums, who worked on a stand-alone music composer, singer. बहुत कम था उस समय, सब लोग म्यूजिक को फॉलो करते थे, सिचुएशन फिल्म को। और सबसे अच्छी बात यह कि उसके लिए स्टैंड अलोन के लिए कि बहुत बड़ी ज़रूरी बात है जो इन्होंने कही शुरू में, आपको भी समझ लेनी चाहिए। स्टैंड अलोन म्यूजिक कंपोजर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बहुत बड़ा बैंक होना चाहिए गाने को।
when he said कि 300 गाने का बैंक बनाया मैंने, खुद बना के रखे कि भैया ये नो इमोशंस है, ये एंग्री है, ये लव्स है, ये भक्ति रस है, ये श्रृंगार रस है, ये आपको कौन से रस का गाना चाहिए, मैं आपको 4 गाने सुना सकता हूँ। ये पहला कंपोजर था जिसमें हिम्मत थी बात करने। और फिर वही होता था कि अल्टीमेटली हिज म्यूजिक इन मूवीज हैज ए पैरेलल डिग्निटी ऑफ द सॉन्ग, पैरेलल डिग्निटी रही, एक स्टैंड अलोन डिग्निटी मिली उनको। तो उसके लिए आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरे जब गाना मुझे कोई देगा तो मैं करूंगा। आपको डेली प्रैक्टिस करके करते 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 बैग बनाते जाइए, बनाते 100 बनाएंगे तो 10 चलेंगे, 10% कभी ना कभी काम आएंगे। आपके काम आए। 15-15, 20-20 साल पहले की कुछ धुनें हैं जो अभी हम यूज कर रहे हैं और सुपर हिट होती है। और बिकॉज वो बेसिक, खाली प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है, प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, बट अदरवाइज जो बेसिक ट्यून्स है अगर आप देखें तो लास्ट 60 years से ट्यून्स एंड वर्ड्स दे हैव जस्ट नॉट चेंज्ड एट ऑल। आई मीन क्लासिक्स आर क्लासिक्स, सो स्टॉक कोई भी। लेकिन हरीश भाई मेरे को एक बात पूछनी है आपसे। जी सर। कि 70s का जो म्यूजिक था, 1970s, फिर 1990s का म्यूजिक हुआ, अभी 2020 का म्यूजिक है, यू नो 20-20, 30 साल के बाद। इन दोनों के बारे में आपका क्या टेक है कि 70s का म्यूजिक, 90s का म्यूजिक और आज का म्यूजिक, ये कैसे ग्रो हुआ, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, और क्या, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सो 70s का जो म्यूजिक है वो प्योर जो एक हिंदुस्तान का म्यूजिक है, बिकॉज वेस्ट का कोई वो बहुत ज़्यादा हम पर हावी नहीं था। 1% अगर था तो बैक ऑफ द माइंड हो सकता है फॉर सम एज एन इंस्पिरेशन, बट 70s का वी वर स्ट्रेट कनेक्टिंग टू कमर्शियल हार्डकोर फिल्म्स। जो फिल्म का जो एक डिमांड है, जो स्केल है, वो हम सेटिस्फाई करते थे विद ग्रेट मेलोडीज, perfect lyrics, great singing, but that is the era where the composers were never confused ever, or the producer or the director, because they had only 5 mainstream singers जिन पे ही गाना आना है। ऐसा है ही नहीं कि कोई और सिंगर कहीं है, और ना वो सिंगर जो बहुत अच्छा है जयपुर में जन्म लेता है या कोई गुजरात में जन्म लेता है, वो ये सोच रहा है उस ज़माने में कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगा। वो सिंगिंग करता है लेकिन वो कोशिश भी नहीं करता, वो जॉब ले लेता है, वो काम करता है। 5 सिंगर्स हैं हु आर रूलिंग एंड दे आर सो गुड। तो आपका जो कन्फ्यूजन का जो दायरा है वो पूरा बदल जाता है। ये 70s है कि मुझे मालूम है कि ओके मुझे लता जी के लिए एक धुन बनानी है, किशोरदा के लिए, रफ़ी साहब के लिए, आशा जी के लिए, और वो 90% वो लोग इतने ग्रेट थे कि उस गाने को वो सजा देते थे। एंड देन द कंपोजर वो इतने सीखे हुए थे कि वो कंपोजर उसमें ब्यूटीफुल धुन बनाते थे, एंड ग्रेट म्यूजिक 70s में आता था विदाउट एनी कंफ्यूजन। 80s से एक शुरुआत हुआ जहाँ बपीदा ने वेस्ट को यहाँ पर बहुत वो लेकर आए, और एक यूथ के साथ बहुत अलग कनेक्ट हुआ, म्यूजिक चेंज हुआ, उसमें पायरेसी शुरू होने लगी 80s में बहुत ज़्यादा। तो म्यूज़िक का बिजनेस चेंज हुआ, तो म्यूज़िक का जो लेने वाले थे उनका टेस्ट चेंज हुआ। 90s अगेन ब्रॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेलोडीज बैक टू म्यूजिक, बिकॉज 5 superstars were born who were very young and doing love stories. Salman Bhai, Shah Rukh Bhai, and Amir Khan, Ajay Devgan, Akshay Kumar. So these 5 young heroes came with the era of great music. तो young heroes थे तो love stories बननी थी, तो again 90s का वो music था, but 70s was all about action and drama. So music was different. 90s was all about beautiful melodies. सबसे जो एक सक्सेसफुल दौर है वो 90s है। सो 2000 में अगेन इट वाज एक चेंजिंग ट्रांजिशन था, जहाँ पर ये कंप्लीटली जिस नेजल सिंगिंग को अनकन्वेंशनल माना जाता था वो कन्वेंशनल हो गया। वेयर आई ब्रॉट कंप्लीट, इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन कि भाई ये ऐसी म्यूजिक भी विथ वेरी वेरी टेक्नो बीट्स। क्लब में एक आदमी है, आशिक बनाया जैसा दर्द भरा गाना वो क्लब में गा रहा है और खुद रो रहा है, और ऑडियंस क्राउड में चीयर कर रही है। सो दिस होल
contrast of emotions was taking over. And then now more and more we are inspired by the West. There are 7 lakh, 8 lakh singers. So 7 lakh singers. yeah, 7 lakh singers in the market. Really? Yes, and everyone wants to be a singer. So वो Bollywood उसमें से मैं हूँ एक. तो फिल्म इंडस्ट्री में आज 30 या 40 फिल्में हैं, उसमें जगह भी कम है. तो आपको इंडिपेंडेंट म्यूजिक को ही बढ़ावा देना है और एक्चुअली उसमें योर ओन पर्सनालिटी, बिकॉज इट्स नॉट म्यूजिक विच इज ओनली गोइंग टू बी हर्ड, इट्स नॉट गोइंग टू बी प्लेबैक एनी मोर. लाइक माइकल जैक्सन ने कभी भी टॉम क्रूज के लिए नहीं गाया है, उसने अपने लिए गाया है. तो इसीलिए हर म्यूजिशियन ने अपने लिए गाना पड़ेगा और उसको अपने लिए कंपोज भी करना पड़ेगा. बिकॉज आज कोई सिंगर बहुत अच्छा है लेकिन वो कंपोजर ढूंढेगा कहाँ जो उसकी आवाज में, क्योंकि इतने सिंगर्स हैं. तो कहीं ना कहीं जैसे अब्रॉड में होता है, वो कंपोजर्स भी खुद होते हैं, वो अपने लिए अपनी आवाज के टेक्सचर के लिए जो वो गाना बनाते हैं और वो गाने को अपने पर्सनालिटी के साथ वीडियोस के जरिए उसे बाहर लाना है और उसमें एक्सीलेंस करना पड़ेगा. तो इट इज अ very easy to get a break now because सोशल मीडिया की वजह से सब हम जुड़ चुके हैं, लेकिन सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. फिर अगले साल फिर और 25, 30, 50 हज़ार सिंगर्स आएंगे एंड बट ग्रोथ भी उतनी है. और वेस्ट से हम लोग बहुत इंस्पायर्ड हैं. तो जो इंग्लिश में गाते हैं वो एक, मुझे लगता है कि एक कोई ऐसा स्टार जन्म लेगा जो इंटरनेशनली इंग्लिश गाना हिंदुस्तान से गाएगा और बहुत बड़ा स्टार बनेगा, जो अभी तक हो नहीं पाया समाओ. उस लेवल का सिंगिंग की है यहाँ पे, बहुत अच्छा गा रहे हैं कुछ सिंगर्स जो इंग्लिश में बहुत अच्छा गा रहे हैं और बिल्कुल इंटरनेशनल इंग्लिश जो 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 होना चाहिए उनका एक्सेंट या उनका जो डिक्शन है सब कुछ. लेकिन वो अभी एनी मोमेंट वो भी ट्रांजिशन आएगा, तो वो वेट करना पड़ेगा. इसलिए कितनी बार कई म्यूजिशियंस से हम मिलते हैं तो उनको लगता है कि वो हो नहीं रहा है जबकि म्यूजिक वो अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली बहुत लोग आ गए हैं. दैट इज दैट. सो वो चैलेंज यहाँ पर पहले आना और ब्रेक लेना बहुत मुश्किल था, ब्रेक लेना बहुत इजी हो गया है, बट ब्रेक लेकर सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है. सो दैट्स द कंप्लीट चेंज. we have music school children here. See, और सब ये सीख रहे हैं म्यूजिक कंपोजिशन, म्यूजिक प्रोडक्शन. तो मैं इनकी तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी 3 पहली बातें हैं जो कि हमें म्यूजिक कंपोजिशन में या प्रोडक्शन में बहुत ध्यान रखनी चाहिए, कुछ भी हो जाए. कंपोजिशन में मुझे लग रहा है कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इज कि जो भी आपकी जो फ्रेजिंग हो, वो फ्रेज जो आपके दिल में एज ए कंपोजर है, अगर अनकन्वेंशनल है तो भी, अगर कन्वेंशनल है तो भी, बट जो भी उसे गाए, अगर आप खुद गा रहे हैं तो बेस्ट है, बिकॉज अगर आप सिंगर हैं तो उसको आप और अच्छी तरह निभा सकेंगे बिकॉज इट्स देयर इन योर माइंड. बिकॉज अब डिफरेंट फ्रेजेस बन रहे हैं, कन्वेंशनल से अनकन्वेंशनल भी हो रहे हैं. तो आप या अगर किसी और से गवा रहे हैं तो फिर एग्जैक्ट जो कॉम्पोजिशन है उसको गवाना बहुत जरूरी है. यू कैन नॉट लीव इट कि भाई आप गा लो, सिंगर तुम इम्प्रोवाइज कर लेना, बिकॉज वहां पर वो जो आत्मा से आपने बनाया है, जो फील आप कंपोजर ने जो बनाया है, वो जब सिंगर गाता है वो वेरिएशन बहुत ग्रेट हो सकता है, बट वो वेरिएशन है, वो वेरिएशन तब वर्क करेगा जब ओरिजिनल सुपर हिट हो चुका है. मैं कोई भी नोट्स, बट बेसिक जो आपने उसका जो जर्म जो फील किया है वो सिंगर से फिर एग्जैक्ट आप गवाइए, और सिंगर भी बहुत खुश होगा अगर आप वैसा गवा सकेंगे उनको. तो वो गवाने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो, अदरवाइज वो कंपोजर की जो नोट्स है वो दिल में रह जाएगी, सिंगर ने गाया कुछ और है और वो अच्छा लग रहा है क्योंकि वो अच्छा सिंगर है तो अच्छा ही गाएगा वो, लेकिन वो वेरिएशन है. तो वो कॉम्पोजिशन वर्क करनी है, बिकॉज सिंगर तो 10 गाने गाएगा, सिंगर वो कॉम्पोजिशन वर्क करती है. इसलिए हिट सिंगर का फ्लॉप गाना भी आता है क्योंकि वो कंपोजर की जो नोट्स है वो हिट या फ्लॉप होती है. तो वो नोट अगर चेंज हो गई तो फिर वो सक्सेस में या वो कनेक्ट
जो इमोशनल कनेक्ट है गाने का वो निकल जाएगा. So that is the first thing I feel, and then the production should always follow the song rather than the song where the production, I mean the tune is following the production, which is always a rule. I mean, first is the tune of the song and then we program it accordingly. And third, I very very strongly feel that since it's a visual medium, तो अब artists को actors की तरह ही सोचना पड़ेगा, where they have a personality. बिकॉज मैं सिर्फ प्लेबैक सुन ही नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि अब गाने ऑडियो में आते हैं लेकिन वो रीच नहीं कर रहे हैं, आते हैं लेकिन वो रीच नहीं कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आपकी विजुअल पर्सनालिटी के साथ कनेक्ट करके ही आप कनेक्ट करोगे गानों को. अभी आप जिनके भी म्यूजिक में फैंस है, अब्रॉड के आर्टिस्ट हैं या इंडिया के आर्टिस्ट हैं, उनको आप विजुअली जानते हो, तभी आप कनेक्ट कर रहे हो. तो वो विजुअली जो भी आपकी पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी में अपीयरेंस का मैं कह सकूंगा कि कोई बहुत ग्रेट बात नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए या फॉर्चुनेटली जो भी है, जैसे अब्रॉड के रॉक स्टार्स हैं या इंडिया के बहुत सारे स्टार्स ने अपनी एक पर्सनालिटी बनाई है, वो पर्सनालिटी, अपीयरेंस, फेस वैल्यू विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द सक्सेस फॉर दैट सॉन्ग टू रीच इट्स डेस्टिनेशन. Beautiful, big, super to learn. The first thing, the relation with the singer's point of view, say composition, then the quality of a production should not dominate the tune, and then finally you must not forget that finally it is again it has become a visual art. So according to visual also, you have to take care of the things. तो ये सब बातें होने के बाद में अगर आपसे एक पर्सनल बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं सर, बिंदास. अगर मैं आपको एक लाइन दूं तो उसको कैसे उसको कंपोज करेंगे? लाइन मेरी ये है, मैं तेरा था, तेरा हूं और तेरा रहूंगा और कुछ ना कहूंगा. अभी आपके सामने बनाएंगे. मैं तेरा था, मैं तेरा हूं, तेरा रहूंगा और कुछ ना कहूंगा. कोशिश करते हैं. अब अगर ऊपर वाला, इससे बड़ी सूटेबल लाइन लड़के के लिए कुछ नहीं हो सकती कि कुछ ना कहूंगा. It's a beautiful process, it has to touch your heart, then mind, then you see that how you go, flow with it, and you mix on the tune on the spur of the moment. एकदम आपने सोचा, मिला, राइटर ने दिया और आपने पढ़ा और पढ़ते ही आपने रिएक्ट किया. The reaction from your soul has to be there. अगर बहुत क्राफ्टी करेंगे तो क्राफ्ट तो पूरा पड़ा है, बाद में करेंगे. और वही बच्चे जो लोग गाते हैं उसमें म्यूजिक तो नहीं गाते, प्रोडक्शन तो नहीं गाते. जो अकेला मजदूर गाना गाता है वो सिर्फ वो गाना गाता है, जो लाइन है वो गाता है और जिस तरह से जैसे आप गा रहे थे. So it has to work from your heart and soul. 2 मिनट में बात की, अब 2.5 मिनट में हम गाना सुनेंगे. नहीं, मैंने कुछ आया है, मैं सुना देता हूँ. यस. अब ये बच्चों को चैलेंज सीखना पड़ेगा कि ये भी चैलेंज होता है कभी कभी. एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अचानक, वाह, मैं तेरा था, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा था, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा रहूंगा, कुछ ना कहूंगा, कहूंगा. Of course, ये एक सुपर रोमांस जोन. अब ना ऑर्केस्ट्रा विल टेक, ना प्रोडक्शन विल टेक ओवर, ना एक्टर विल टेक ओवर. बहुत सी चीजें होंगी, बट डायरेक्टर भी आएगा. ये सब उसको फॉलो करेंगे. मेरे डैड ने तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि 3 रेंज होनी बहुत जरूरी है एक गाने में, कोई भी गाने में 3 रेंज, ताकि
उसके सारे डायनामिक्स जो होते हैं कंपोजर के दिल में वो आना बहुत ज़रूरी है. बट अगेन कुछ जगह हमें रूल तोड़ने भी पड़ते हैं जहाँ पर हम नहीं ज़रूरी होती है 3 रेंज, एक ही रेंज में भी आप गाने बना सकते हैं. बट जो कन्वेंशनल हमारा जो फॉर्मेट है हिंदी फिल्मों के म्यूज़िक का, उसमें 3 रेंज अगर कवर हो जाए तो वो जब हम फाइनल में जब एक गाना सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा वो, बिकॉज वी विल नेवर, वो मोनोटोनी जो है वो टूट जाती है उससे. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. 1-2 गाने हैं हमारे पास, उसकी कुछ कहानी जानना चाहते हैं जो इतने बड़े पॉपुलर हुए. उसकी कुछ तो सीक्रेट भी होते हैं उसके पीछे. तो मैं कहूँगा हमारे एवी भैया से एक गाना चलाओ यार. पहले आशिक बनाया, डायरेक्टर भी नया था, लड़की भी नहीं थी. इसके पीछे कहानी क्या है? आपको किसने बनाया? आपको आशिक किसने बनाया? एक्चुअली एक जो उसका थॉट था, ऑफ कोर्स ये वीडियो अलग था, बट जो हमने ये वीडियो अलग था, बट उसका जो मेरा थॉट था, क्योंकि मैं ये सोचता ही नहीं था कि भाई डायरेक्टर उसे क्या कहाँ कैसे, इसलिए हम लोगों ने इसका एक जो मुझ पे रीमिक्स वीडियो भी जो शूट हुआ, उसका कॉन्सेप्ट यही था कि आशिक बनाया में एक पुकार है, एक कॉल है, एक दर्द है. तो उसमें जब तेरे नाम का म्यूजिक बहुत हिट हुआ था, आई यूज्ड टू विजिट द क्लब्स, और मैं ऑलवेज देखता था कि वो गाने हर जगह बजते हैं. इट वाज द हाईएस्ट सेलिंग एल्बम एट दैट टाइम, बट क्लब्स में नहीं बजता था. तो मुझे, और मैं क्लब्स में सबके चेहरे जो देखता था, पढ़ता था, तो एक बात थी कि कहीं ना कहीं एक एहसास हर लड़का या लड़की के दिल में होता था अपने जीवन साथी के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, हम सफ़र के लिए, आप जो कह लीजिए. एंड एक कनेक्ट था उसमें. आशिक बनाया के वक्त मेरा ये बहुत क्लियर था कि आंखों में आंसू, दर्द, गाने में पुकार, लेकिन जो उसका रिदम हो वो इतना बीट हो, इतना कंटेम्प्रेरी हो, और क्लब्स में आप अपनी महबूबा के साथ कनेक्ट कर सकें, आप उसको याद कर सकें. तो वो जो दर्द का जो एक जज्बा था, ये विजुअल मेरे दिल में था कि मुझे नेक्स्ट जो म्यूजिक करना है वो इस तरह का करना है. अब ऐसी कोई फिल्म कैसे मिलेगी? तो मैंने, जिनके प्रोड्यूसर थे बाला भाई, वो बहुत नए थे, तो मैंने बोला भाई आपको अगर मुझे साइन करना है तो मैं जो दूंगा वो ही लेना पड़ेगा. तो उन्होंने एग्री कर लिया था. एंड देन वो गाने मैंने उस तरह से डिज़ाइन किए थे. सो वो जो पुकार थी और नेजल सिंगिंग के साथ, इट एक्चुअली आप देखें तो उसमें एहसास वही है जो एक सैड सॉन्ग का होता है, बट दुनिया उसे एंजॉय कर रही है. वो इंसान जो उसे गा रहा है, वो इंसान जो उसको महसूस कर रहा है, वो बिल्कुल उस दर्द में है, उस कनेक्ट, उसका इमोशनल कनेक्ट है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए. वो कनेक्ट और लोगों का एंजॉय करना उस बीट पे, वो कनेक्ट आई थिंक शायद ही कोई गाने में आया था. एंड दैट वाज द न्यू पार्ट अबाउट आशिक बनाया आपने, वेयर अ क्लब सॉन्ग इज वेरी सैड, और वो सैड कनेक्ट विथ दैट बीट and a very different voice which is nasal, which is in the higher range. Just I think वो होना था. और मैंने एक टेक में गाया था. My dad was there at the console and he said कि बस अभी इसका सेकंड टेक नहीं होगा, क्योंकि ये जो आ गया है वो इसका सेकंड टेक नहीं होना चाहिए. तो मैंने स्क्रैच की तरह ही गाया था, बट वो हो गया था. एंड एक्चुअली अब ये जब बना तो मैंने अपने फ्रेंड्स को सुनाया था, उनको सबको अच्छा लगा, वो गाना आ गया. बट इतना बड़ा होगा ये हमने भी नहीं सोचा था कभी भी. सो कुछ चीजें फिर हो जाती है अगर वो नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये था कि मैं एक्सपेरिमेंट करूं तो एक छोटी सी पिक्चर में करूं, बड़े में ना करूं, बिकॉज बड़े में रॉन्ग जा सकता है. पर हमें बड़ी इस वक्त एक्साइटमेंट है और बहुत इच्छा है हमारी कि ये गाना हम आपसे सुने फिर से. जरूर. Can you give me C sharp minor? कोई है यहाँ पैड्स है? Hello? It's okay. No.
सुपर सुपर। You see, उससे पहले जितने भी सिंगर थे वो नेजल सिंगिंग को मतलब बहुत सा एक ऑकवर्ड मानते थे। हाँ बिल्कुल, इसमें 100% नेजल सिंगिंग मींस के बैड ज्यादा सिंगिंग। कितनी ट्रोलिंग उस वक्त जब ये गाना आया तो पहले 2 महीने में तो बहुत ट्रोलिंग भी हुई कि नेजल सिंगिंग, नाक से गाता है, नाक से गाता है, नाक से गाता है। एंड आई वाज ओके, नाक से गाया तो नाक से ही गाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? एंड देन बाय वो 4-6 महीने में हिट हो गया, तो देन आई गॉट माय फिल्म फेयर अवार्ड फॉर इट। तो वो एक्चुअली बट मुझे अब समझ में आता है कि बट आप जब एक नई चीज करते हैं तो वो एक्सेप्ट होने में थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कभी कभी। सो आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी, बट मुझे लगा कि वो 2-3 महीने वो, क्योंकि इंटरनेशनली एक्चुअली नेजल सिंगिंग इज ऑलवेज बीन देयर। ऐसा नहीं है कि नेजल सिंगिंग वहां तो बहुत, बट यहाँ पर एक वो उस तरह से आया नहीं था। उसके बाद तो अब बहुत ही ज्यादा वी आर ऑल समटाइम्स इफ सबको मालूम पड़ गया कि नाक से गाने से अवार्ड मिलता है। या दूसरा गाना हम चलाएंगे तेरे प्यार में। इसके पीछे क्या राज है सर? सर ये तो मेरी जिंदगी का बहुत इतना इम्पोर्टेंट गाना है, बिकॉज ये मेरे लेबल का एक मैंने अपना म्यूजिक लेबल खोला, हिमेश रेशमिया मेलोडीज, एंड आज 117th गाना आज आया है। ये मेरा दूसरा गाना था। सो इंडिया में किसी भी कंपोजर ने जब कोई लेबल खोला है तो वो लेबल आया है, लेकिन एक जो सक्सेस होनी चाहिए, जो नंबर्स होने चाहिए, जो व्यूज होने चाहिए, जो ऑडियो स्ट्रीम्स पे बिलियंस में आपको जब देखना पड़ता है, जब जो हमारा एस्पिरेशन तो होता ही है कि वो गाने चले पहुंचे, तो वो कौन सा गाना मैं लाऊं जो कोई फिल्म में नहीं होगा, जो एक सिंगल में होगा, जो एक नए लेवल पे होगा, एक नए यूट्यूब चैनल पे होगा, जिसके उस वक्त कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे सारे आर्टिस्ट अपना एक गाना एक्सपेरिमेंट के तौर पे म्यूजिक करते हैं, लेकिन मेरा ये था कि ये लेबल उतना बड़ा बनना चाहिए कि आई कैन डू thousands of songs। तो वो गाना चुनना बहुत जरूरी था कि ये गाना हार्टलैंड ऑफ इंडिया में पहुंचेगा, और आज इस गाने के 407 मिलियन व्यूज मेरे चैनल पर है और 5 बिलियन व्यूज दूसरों के चैनल पर है, जिसे हम UGC कहते हैं। किसी पे 100 मिलियन है, किसी पे 200 मिलियन है, किसी पे 300, 5 बिलियन व्यूज उसके हैं, यानी 5000 मिलियन व्यूज। तो वो गाना जो दूसरे अपने चैनल पे भी अपलोड करें, उनको भी व्यूज आए, वो गाना जो पहुंचे शेयर करें, बिकॉज सोशल मीडिया में बात यह है कि अगर वो गाना आपको पसंद आएगा आप शेयर करोगे। तो वो मेलोडी चुनना जो बहुत ही सिंपल है, और अगेन उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई फिल्म, कोई बहुत ज्यादा मार्केटिंग का ऐसा कुछ नहीं है। गाना है, एक वीडियो के साथ आएगा, और वो जो अनएक्सपेक्टेड या अनहर्ड नंबर्स करने चाहिए वो हो ही नहीं सकता था। और वो भी उस टाइम पे जैसे जो आई थिंक टिकटॉक या इस सब पे टाइप का जो एक अलग टाइप का म्यूजिक था, वो बहुत तब उस वक्त आ रहा था। उसमें एक ऐसी मेलोडी जो हार्टलैंड में पहुंचे, तो वो मैंने की, एंड देन द नंबर्स एंड कंप्लीटली एस्टैब्लिश द एंटायर लेवल फॉर मी टू डू थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स नाउ। अगर हिमेश जी की यात्रा की बात करें, जर्नी की बात करें, तो कहाँ से कहाँ तक तो कम से कम 2-3 घंटे चाहिए हमको। लेकिन बिकॉज आज सेशन ही हमारा बहुत छोटा रहा और 1 घंटा हो गया और पता भी नहीं लगा किसी, और मन करता है कि 2 घंटे और बात करते रहें। मैं आपको एक छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ अपने म्यूजिक स्कूल के बच्चों के लिए कि कुछ महीने पहले ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली से फोन आया कि आपका म्यूजिक स्कूल है, आपके बच्चे कुछ बनाते होंगे, कुछ गाते होंगे, तो हमें एक ऐसा राष्ट्रीय गीत चाहिए जिसमें कि हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं कि आप वोट देने जरूर जाइए। तो एक नेशनल कॉज था। तो मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूं,
बच्चों को मैंने मिला कि फैकल्टी को मिला कि भैया ऐसे एक चैलेंज आया है, कर सकते हैं क्या। उन्होंने विष्णुपुर के म्यूजिक स्कूल को ही क्यों चुना ये मुझे भी समझ नहीं आया। और इन बच्चों को फिर मिलके बनाया। हमारे एलुमनाई जो हैं म्यूजिक स्कूल के ही मिस्टर अभिषेक बोंतु, वो भी बैठ गए अपने कंप्यूटर पे और वो गाना हमने उनको भेजा। तो उनके गाने में देखिए, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो गाना लिखा गया या गाना बनाया गया ऐसा था कि 2 मिनट के अंदर 70 खबरें सुनाओ। मतलब इतना ब्रीफ था उनका कि इसमें ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, हर स्टेट का आना चाहिए, हर स्टेट हर लैंग्वेज का आना चाहिए, हर किस्म के वर्ड का सब इफेक्ट। 5 मिनट के अंदर 350 कहानियां कैसे सुना सकते हैं। और गाना में आपका मेलोडी होना चाहिए, चलना भी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि ये तो मुश्किल में डाल दी बात। और उनका था कि कोई पॉलिटिकली कनेक्टेड सिंगर नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर वो नहीं होना चाहिए, बहुत सी बातें थी उसके अंदर। कोई लिस्ट भेजी उन्होंने हमको। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी मुश्किल में कोई भी कंपोजर या सिंगर इसमें काम कर सकता है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने गाना भेजा, बना गाना। सुनने के बाद उन्होंने तय किया कि 13 तारीख 25 जनवरी को 13 वोटर्स डे में उस गाने को उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलीज करवाया। और ये क्रेडिट हमारे म्यूजिक स्कूल को और बच्चों को जाता है कि इतने यस। अब नेशनल सॉन्ग, नेशनल कॉज के जो सॉन्ग होते हैं उसमें एक अपनी उम्र लंबी होती है, वो एकदम जहर की तरह नहीं चढ़ती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब बनते हैं। और आज ये स्थिति है कि आप देख लीजिए 15 दिन हो गए, इस वक्त वो हर सिनेमा हॉल में हर ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे बज रहा है। तो वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि कम से कम 100 करोड़ लोगों तक ये गाने पहुंचना चाहिए। ये आज उनकी कोशिश है। ये खुशखबरी मैं आपको शेयर कर रहा हूं सब बच्चों को। उन्होंने हमें, तो मैं चाहता हूं कि वो गाना थोड़ा सा दिखा दिया जाए और इनके ब्लेसिंग्स ली जाए और इनके थ्रू ही आप जो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट उन्होंने भेजे हैं हमको हमारे बच्चों के लिए, वो इनके हाथों से दिया जाए। इट्स अ गुड आइडिया। थैंक यू। तो वो गाना चला सकते हैं कि गाने के बोल हैं, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, हम मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। ये मुखड़ा था। अब सुनिए, वह सॉन्ग है। So, I would like to call Meghna Ghaipuri, please come and announce those names who have participated in the song till the last. बच्चों ने बहुत काम किया है, लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा काम किया है इसमें, और उनके प्लीज़ हमका नाम बुलाइए। Thank you so much. Such a proud moment to be seeing that here in the auditorium with all of you. So first of all, I would like to call our faculty team and honor them here on stage. Our HOD of Music, Mandar Deshpande, and Vijay Kurian. Please come. I want to also mention a special thanks to Kanchi, who really helped us. Please come. So that is actually the award that we received from the President of India. Yeah. So you can please. Is that it? Yes, to the music school. And can we have our founder, Mr. Subhash Ghai, receive it on behalf of the school, please? They have specially
sent a big trophy for the music school of Whistling of India, Whistling Music School, जिसमें कि बहुत बड़ी बात है कि उनका गाना अब 100 करोड़ लोग सुनेंगे. I'm very happy, sir. Please honor, bless them, and say a few words about this. Oh, it's Subhashji has been doing a wonderful job for the students of India, and of course receiving such a beautiful award. So congratulations to the entire team. Everyone who's really worked so hard, and everyone at Whistling Woods, and may God really bless Whistling Woods and all the students, actually, everyone. Hamisha. Thank you. I'd now like I actually want to thank the whole team of School of Music for this. All the faculty members, all the students who have been part of this project. I remember that there was one day when the whole election commission people came here with Subhashji, and they said, can we just listen to this song? And we were like, okay, let's gather everyone. And then almost everyone came for that rehearsal, and within 20 minutes we actually could make them listen to the song. So this is for all of you guys. Without you, it would have not been possible. I would also like to honor the students who were part of this. So I'm going to name them now, and please come on stage. Raj Shekhar Bharti, Rishabh Borchetia, Rahul Chitkara, Chetna Sharma, Nayantara Galada, and Vaishnavi Agarwal. Please come and take your certificates. Thank you so much. Such a special honor. Thank you. Come. Thank you guys. And now, last but not the least, our alumni who composed this song for us, Abhishek Bontu. Abhishek continues to make us proud, so thank you, Abhishek. Please come. Abhishek also received a special trophy from the President of India. Can we now have a group photo, maybe? Can we have a group photo, please? In fact, can you background change also? ECI ka? If you can change the background. No? कुछ जन नीचे बैठ जाओ, कुछ जन साइड हो जाओ, something. Sit in the front, I think. Yes, now smile. Thank you. One second. Music. Can I please thank? Now, finally. I know. Thank you for blessing the children. And लेकिन जाने से पहले मैं एक बार कहूँगा इमेज जी से. इमेज जी इधर आइए. He is an actor also, director also, music composer. पता नहीं क्या कहें. सातों कलाएं हैं इनमें. जाते जाते बच्चों की खास फरमाइश है. जो गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो गा के सुनिए. एक शर्त पे, सॉरी साइलेंस प्लीज. एक शर्त है, ये एक लाइन गाएंगे, आप भी साथ में गाएंगे. बराबर? 1 लाइन इनकी, 1 लाइन आपकी. ठीक है? बस करें वर्कशॉप. एक काम 3 मिनट के लिए let's convert it into a stadium.
अंदर है, बाइक अंदर है। देरी करेंगे, अरे अंदर बाइक सर लगा करेंगे। सर यहाँ पे सेंटर लो। हाँ जी, सवाल आपके, जवाब हमारे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हाँ जी, हुक्म कीजिए। सर आज वेल एज हिमेश सर, आपसे जानना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में। स्पेशली वी केम टू नो मेनी मोर आइडियाज, मेनी मोर थिंग्स नाउअडेज, स्पेशली विद द म्यूजिक बैकग्राउंड वी गो थ्रू। बहुत से यंगस्टर्स आते हैं जो अपना स्टार्टअप करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि एक पैर पीछे ले लेता है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। प्लीज़ उन सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप कहिए। देखिए, मेरे लिए तो यही है कि हर एरा का अपना चैलेंज होता है। अगर हम ग्रेट से ग्रेट आर्टिस्टों की बात करें तो उस एरा का चैलेंज उन्होंने फेस किया है और आगे बढ़े हैं। इस एरा का जो चैलेंज है एक म्यूज़िक आर्टिस्ट के लिए वो है कि बहुत सारे लोग इस वक्त इंडस्ट्री में आ रहे हैं और म्यूज़िक रियलिटी शोज़ के ज़रिए आ चुके हैं या सोशल मीडिया के ज़रिए आ चुके हैं और अपने गाने आप अपलोड कर रहे हैं। तो देर आर सो मेनी एक्चुअली लैक्स ऑफ सिंगर्स और आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है जो पहले नहीं होता था। पहले बहुत कम लोग काम कर रहे थे, बस वही काम कर सकते थे। ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल था। आज ब्रेक मिलना आसान है बिकॉज आप कनेक्ट कर सकते हैं। लोग इंस्टेंटली, अगर एक फ्रेश वॉइस अच्छी लगती है तो कहीं ना कहीं ब्रेक मिल जाता है, लेकिन सस्टेन करना मुश्किल है। इसीलिए प्रेपरेशन जो है, जो जैसे विस्लिंग वुड्स में आज इतनी तालीम इनको मिल रही है बच्चों को, वो बहुत ज़रूरी है। और वो तालीम से वो जो प्रेपरेशन है, इससे दे विल बी प्रिपेयर्ड टू व्हेन दे कम आउट इन द फिल्म इंडस्ट्री और द म्यूज़िक इंडस्ट्री, दे विल बी एब्सोल्युटली एक मैच्योरिटी से काम कर सकेंगे। तो तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ साथ उनको वो हार्ड वर्क करना है कि अगर वो एक कंपोज़र हैं तो वो 200-300 गाने होने चाहिए। आपको नंबर ज़्यादा लगेगा बट 200-300 गाने होंगे तो वो कहीं पहुंच पाएंगे। एक या दो गाना लेकर ही आएंगे। तो अभी उनके पास उतने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिचुएशंस, वो चीज़ें नहीं होंगी। उनको अपने लिए म्यूज़िक बनाना है। अगर वो सिंगर है तो ही कांट कीप वेटिंग कि मुझे कोई कंपोज़र आएगा जो मुझे गवाएगा। ऐसा होता है, वो कुछ के साथ होता है, लेकिन इतने लोग हैं, भीड़ ज़्यादा है। तो उसकी वजह से अगर मैं एज अ सिंगर मेरे नेजल टोनल क्वालिटी और अनकन्वेंशनल वॉइस के लिए सोचता कि कोई कंपोज़र ये गाने मुझे दे, तो वो कब बनाता और कब कैसे सोचता। तो हिमेश रेशमिया द कंपोज़र सपोर्टेड हिमेश रेशमिया द सिंगर एंड सो आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिंगर ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दैट ही विल हैव टू टर्न कंपोज़र even if he is not a composer, but that's the challenge of the era. So he'll have to learn composing, which he can do it at Whistling Woods, and he has to, because music तो होता ही है, but उसको professionalism एक singer को जैसे west में भी होता है कि singers are composers, that's the future. तो मेहनत, challenge अलग है music artist के लिए, and I think सब आर्टिस्टों को ये तालीम हासिल करनी पड़ेगी। So what you would like to say, because हमने देखा कि आपने भी एक चैलेंज दिया था सर को, सभी के सामने, लेकिन उन्होंने अपना चैलेंज पूरा किया। कितना अच्छा गाया। उस जगह लाइन मैंने दी और ऐसा लगा कि बहुत प्रिपरेशन के साथ ये गाना बनाया गया है। दैट इज कॉल्ड आर्ट। और जो हिमेश जी हैं, वो मैं ये कहूँगा कि 7 कलाओं के सप्तऋषि हैं। एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं, ऑर्केस्ट्रा भी हैं, लिखते भी हैं, परफॉर्म भी करते हैं, स्टेज शो भी करते हैं और जज भी हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी कला है। तो आज तो बच्चे इतने खुश हो गए हमारे विस्लिंग वुड्स में, खासकर म्यूजिक स्कूल वाले, जब इन्होंने अपने हाथ से इनको सर्टिफिकेट दिया, ट्रॉफी दी, जब उनके साथ गाया उन्होंने मिलकर। जो गाना उन्होंने बनाया है वो ये पता ही नहीं चलता कि इतनी मैच्योरिटी से बच्चों ने गाना बनाया है। इट्स शॉकिंग। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल सॉन्ग। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं भारत हूँ ना, मैं भारत हूँ। व्हाट अ सॉन्ग। सर शादी में आपके शौक का बात करूँ तो कईयों को नाचने में मजबूर कर दिया, तो कईयों का दिल भी छू लिया आपका सॉन्ग। साथ ही सर ने भी आपको कुछ लाइंस बताए और आप 2 मिनट में वो गाना बना लिए।
कहाँ से मतलब कर कैसे लेते हो? ये मेरे पिताजी की तालीम है। अगेन वही तालीम की जो बात होती है, एक कला होती है। जैसे आज यहाँ सारे बच्चे जो व्हिस्टलिंग वुड्स में सीख रहे हैं, वो सीखना क्यों ज़रूरी है? बस वो इसीलिए है क्योंकि एक रॉ टैलेंट को प्रोफेशनलिज्म में जब एक तरीका, एक तालीम मिलती है, जैसे हम बोलते हैं ना गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो वो यहाँ पर मिलता है। तो वो मुझे बहुत छोटी सी उम्र में कुछ तालीम मिली। तो जब आज सुभाष जी ने वो चैलेंज दिया कि भाई 2 मिनट या 3 मिनट ही है हमारे पास और बनना चाहिए और शुरू में भीगा हुआ होना चाहिए, तो कोशिश की और ऊपर वाले ने मदद की और वो हो पाया। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड एवरीवन। Beyond my imagination. My pleasure, sir. Thank you. Thank you very much. It was wonderful talking So to one you. more question. आज जब सोशल मीडिया का जमाना है तो अरे, बहुत से अभी लोग gossip में पढ़ते हैं, हाँ। कमेंट्स पढ़ते हैं और हम आपसे भी जानना चाहेंगे आप कितने आपके फैंस के कमेंट्स पढ़ते हैं और उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स देखिए, कोई भी कमेंट्स अगर हम कोई भी फैंस देते हैं या कोई भी अगर ट्रोलिंग भी होती है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट करना कोई इश्यू नहीं है। एंड एक आर्टिस्ट अगर एक सेलिब्रिटी है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू का, जैसे आज मैं कोई बात कहूँ आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट वो एक तमीज़ के दायरे में हो तो वो ऑलवेज सबको वेलकम होता है। एंड दैट इज़ द वे आई थिंक जो समझदार लोग हैं वो डेफिनेटली उसी तरफ जा रहे हैं। सोशल मीडिया में जो उसके फ़ायदे हैं वो कनेक्टिविटी है, बहुत सारे लोगों को ब्रेक्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से जल्दी वो अपने काम में छोटी सी उम्र में आ सकते हैं, दे कैन मेक देयर फैमिली प्राउड। ये सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह सोशल मीडिया ने आगे लेके गए हैं और उसको पॉजिटिवली अगर हम यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है। सर, आपका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया है, तो आप किस तरह से देखते हो उसको? भाई मैं बांद्रा में रहता हूँ और विश्लिंग उड़ाता हूँ भगोड़े गाँव में। अब वर्ल्ड बुक में क्यों आया नाम मुझे भी नहीं मालूम। हम लोग काम करते हैं इतने सालों से, 40 साल 50 साल हो गए। हमने काम को हमेशा काम समझा है। हमने कभी ये नहीं समझा कि इसमें हम लोग कभी यहाँ अवार्ड ले लेंगे या वर्ल्ड बुक में आ जाएगा या बट सुभाष जी तो वी बीन फैंस ऑफ एवरीथिंग व्हाट ही इज डन, सो ही completely deserves to be in not only world book or any book of records because he's broken every possible record which was made in the film industry. So what more can you लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैं हमेशा एक बात अपने समझ में और दिल में रखता हूँ कि मुझे सीखना है। आज भी मैं स्टूडेंट हूँ। आज के सेशन में मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने 2 चीज़ें सीखी। खुद हर बात आप स्टूडेंट से, नई जनरेशन से सीखते हैं। नई जनरेशन इज टाइम अहेड टुडे। आप नई जनरेशन के साथ मित्रता रखेंगे, दोस्ती रखेंगे, उनके साथ काम करेंगे तो आप कभी भी अपने काम में वर्ल्ड बुक में आने का मतलब रिटायर नहीं हुए। तो बुक तो बनती रहेंगी लेकिन आपको सीखने की जो इच्छा है वो थ्रू आउट रहनी चाहिए। टिल योर एंड ऑफ योर टाइम यू हैव टू बी अ स्टूडेंट एंड दैट्स इट। Fabulous. थैंक यू।